प्यारे बच्चों, क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी 19 फरवरी को आज प्यारे बच्चों नागरिक शास्त्र का पेपर देने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उनके लिए हम सिविक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वायरल पेपर लेकर आए हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस पेपर को यदि आप हल कर लेते हैं तो प्यारे बच्चों मैं इस बात की गारंटी करता हूँ कि प्यारे बच्चों आप 70 यहाँ पर 100 में से 100 नंबर करके आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस पूरे पेपर का सोल्यूशन हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे बच्चों, जो पेपर का कोड है वो 323 EU है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सभी को जो समय मिलेगा बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। यहाँ पर देखिए निर्देश क्या कर रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पर पढ़ने के लिए निर्धारित है और यहाँ कर रहा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक प्यारे बच्चों यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि 11 से 20 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर क्या करना है 10 शब्दों में देना है। मेरे प्यारे बच्चों, इनका पालन आप लोग जरूर कीजिएगा, वरना इससे कम या इससे ज़्यादा लिखते हैं तो आप सभी को नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है निर्देश कि प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघुत्तरीय फर्स्ट प्रश्न है। ठीक है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 50 शब्दों में देना है। अगला है कि प्रत्येक प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघुत्तरीय सेकंड है जिनका उत्तर आप सभी को 100 से 125 शब्दों में देना होगा। अगला देखिए यहाँ पर कर रहा है कि प्रश्न संख्या 21 और 32 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आप सभी को लगभग 250 शब्दों में देना है। ठीक है, अगला यहाँ पर कि सभी प्रश्नों के जो निर्धारित अंक है उसके समझ दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर आप सभी का सबसे बहुविकल्पीय प्रश्न पहला करा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए ऑप्शन है कि यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत, वह यहाँ पर स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल का जन्म, और यहाँ पर विश्व व्यवस्था में शक्ति संतुलन का बदलाव, और है प्यारे बच्चों यहाँ पर मध्य पूर्व में संकट। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब है, यानी स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रकुल का जन्म क्या है, यह सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए करा है दूसरा वाला कि निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ कौन सी एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंधित है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला ऑप्शन देखिएगा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ निष्क्रियकरण की समिति, और वह यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, और यहाँ पर प्यारे बच्चों कि संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, या फिर है प्यारे बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये एक भी जो है ये क्या है कि एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 यानी इनमें से कोई नहीं होगा इसका राइट आंसर। अगला देखिए यहाँ पर कहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो भारत है यह क्या है, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो गया। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या करा है चौथा वाला कि परमाणु प्रसार अप्रसार संधि यानी NPT का कब हस्ताक्षर हुआ। तो प्यारे बच्चों 1965 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1965 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर है। इसी तरीके से यहाँ पर 5वां क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित गैसों में से किसे वैश्विक ताप वृद्धि का कारण समझा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए जो नाइट्रोजन गैस होती है इसे क्या करते हैं, वैश्विक ताप वृद्धि का कारण समझा जाता है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से इनमें से क्या है सभी, यानी प्यारे बच्चों देखिए मीथेन भी हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और हाइड्रोक्लोरोकार्बन भी है। ये तीनों प्यारे बच्चों गैस क्या है, इन्हें ताप वृद्धि का कारण समझा जाता है। तो इनमें से सभी क्या होंगे, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया। अगला देखिए इनमें कर रहा है 6वां क्वेश्चन कि वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। तो मेरे पास जो देखिए यहाँ पर वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। तो यही क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला यहाँ पर 7वां क्वेश्चन करा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ। तो मेरे पास जो 1957 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 क्या है, इसका राइट आंसर है।
इसी तरीके से अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि 1965 में भारत पाक युद्ध समय निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रधानमंत्री थे। तो मेरे बच्चों यहाँ पर उसमें कौन थे 1965 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर 100 यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो गया। 9वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि 1975 में आपातकाल की घोषणा के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई। तो क्या बच्चों, जो संविधान का 352 अनुच्छेद है उसी के अंतर क्या 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है। अगला 10वां क्वेश्चन यहाँ पर है, कहा है कि जब मंडल आयोग का रिपोर्ट लागू हुई थी तब उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर 10 MCQ तैयार करके जाना है। अब देखिए आपके आते हैं यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न। कहा है कि सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे कि सुरक्षा का अर्थ है कि किसी भी प्रकार के खतरे, हानि या जोखिम के बचाव और सुरक्षित रहना, एक क्या है, सुरक्षा का अर्थ है। अगला देखिए यहाँ पर कहा है कि प्रदूषण के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए प्रदूषण का 2 कारण आने कई कारण आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है कि औद्योगिक कचरा और धुआं और इसके बाद वाहनों से निकलने वाला ये सब धुआं क्या है, ये सब क्या है तो क्या है, पर्यावरण क्या है, उसके कारण है। जैसे जल हो गया, दूषित जल, ये सब क्या करते हैं, पर्यावरण को क्या करते हैं, दूषित कर रहे हैं। अगला यहाँ पर है बच्चों कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे कि सतत विकास वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है बिना भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को से समझौता किए। ठीक है। इसे क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। अगला देखिए इनमें कह रहा है कि सामाजिक सुरक्षा कवच से क्या अभिप्राय है। तो इसमें लिखेंगे कि सामाजिक सुरक्षा कवच का मतलब है कि सरकार या समाज द्वारा नागरिकों को बुनियादी जागरूकता और आर्थिक जोखिम से बचाने के लिए दी जाती है ये सुविधाएं। ठीक है। उसे क्या कहते हैं, सामाजिक सुरक्षा कवच कहते हैं। अगला देखिए इसमें कह रहा है कि लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक कब और किसने प्रकाशित की। तो लिखेंगे कि यह पुस्तक 1972 ईस्वी में डेनिस मेडोज और उनकी टीम द्वारा क्या है, प्रकाशित की गई थी। इस तरीके से क्या बच्चों यहाँ पर देखिए इसका क्वेश्चन कैसा, 10 शब्दों में 1 लाइन से 1.5 लाइन में इसका आंसर देना होगा। 16वां क्वेश्चन यहाँ पर कि महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की। तो लिखेंगे यहाँ पर कि महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। किसने की थी, नाथूराम गोडसे ने। ये क्या बच्चों, ये देखिए 1 नंबर में आया भी हुआ है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन पे आपकी MCQ में भी आ सकते हैं। ठीक है। 17वां क्वेश्चन यहाँ पर करा है कि किस राजनीतिक दल ने एक देश और एक संस्कृति और एक विशाल विचार पर बल दिया। तो देखिए भारतीय जनसंघ ने इस विचार पर बल दिया था। ठीक है। अगला यहाँ पर 18 वाला क्वेश्चन कि 1977 का चुनाव विपक्ष ने किसे नारे पर लड़ा था। तो लिखेंगे विपक्ष ने 1977 का चुनाव जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में लोकतंत्र बचाओ पर नारे पर लड़ा था। ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर है करा है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल कौन थे। तो लिखेंगे कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल एक भारतीय राजनीतिक थे जिन्होंने 1980 में मंडल आयोग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य पिछड़े वर्गों को सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना था। अगला यहाँ पर कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई। तो लिखेंगे कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी में हुआ था। इस तरीके से आप सभी के अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं। अब यहाँ पर आपकी लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रश्न। ठीक है। इसमें देखिए कि शॉक थेरेपी क्या है। तो इसमें लिखेंगे कि शॉक थेरेपी एक आर्थिक नीति है जो सामाजिक अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्थाओं में तेजी से बदलाव लाने के लिए अपनाई जाती है। इनमें बाजार सुधार, निजीकरण और उद्योगीकरण को जोड़ दिया जाता है। इस तरीके से आप सभी को जो जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही आप सभी को इसका आंसर देकर आना होगा। अगला यहाँ पर कि विश्व व्यापार संगठन पर एक टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो 1995 ईस्वी में स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य सदस्य के बीच व्यापार नियमों को स्थापित करना, विवादों का समाधान करना और वैश्विक व्यापार को प्रोत्साहित करना था। यहाँ पर अगला 23 वाला क्वेश्चन कर रहा है
कि सुरक्षा परिषद परिषद में भारत की स्थायी सदस्य के पक्ष में दिए गए जाने वाले प्रमुख तर्क कौन कौन से हैं। तो लिखेंगे कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दूसरा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था तेजी से विकसित हो रही है। तीसरा लिखेंगे कि भारत का वैश्विक शांति प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान है। चौथा पॉइंट लिखेंगे कि भारत जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से एक प्रमुख देश है। इस तरीके से आप सभी को इसका आंसर देना होगा। अगला यहाँ पर है कहा है कि वैश्वीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे कि वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विश्व के विभिन्न देश के बीच व्यापार, सांस्कृतिक और प्रौद्योगिकी विचारों का आदान प्रदान बढ़ता है, जिससे दुनिया एक दूसरे से जुड़ जाती है। इस तरीके से वैश्वीकरण का आप सभी को इसका आंसर देना होगा। ठीक है बच्चों, देखिए सारे क्वेश्चन को आप सबको तैयार करके जाना है। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 वाला क्वेश्चन पे बच्चों यहाँ पर कहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किन बातों पर अधिक जोर दिया गया, यह प्रथम पंचवर्षीय योजना से किस प्रकार भिन्न है। लिखेंगे यहाँ पर कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण, भारी उद्योगों और वैज्ञानिक अनुसंधान पर जोर दिया गया। यह प्रथम पंचवर्षीय योजना से भिन्न थी जो कृषि और सिंचाई पर केंद्रित थी। इस तरीके से आप सभी को इसका आंसर देना होगा। अगला यहाँ पर है कि अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक उदय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी ओबीसी पर। जैसे यहाँ पर कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी अदर लिखेंगे यहाँ पर कि का एक राजनीतिक उदय 1980 के बाद तेजी से हुआ जब मंडल आयोग की सिफारिश लागू की गई। इससे आरक्षण नीति के तहत ओबीसी को शिक्षा और नौकरी के अवसर मिले, जिससे उनकी राजनीतिक भागीदारी और शक्ति में क्या हुई, वृद्धि हुई। इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर लिखना है। अब क्वेश्चन आता है बच्चों लघुत्तरी सेकेंड। ठीक है, कराए कि सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इनकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आप इसे लिखेंगे कि सोवियत प्रणाली एक ऐसी एक राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली है जो सोवियत संघ में अपनाई गई थी। यह प्रणाली समाजवाद, साम्यवाद पर आधारित थी। इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखेंगे कि केंद्रीय योजना प्रणाली, और दूसरा लिखेंगे राज्य के नियंत्रण में उद्योग और कृषि, एक तली शासन और समानता और समाजवाद पर प्रचार, और यहाँ निजी संपत्ति और उद्यम की निषेधता। इस तरीके से इसका आप सब यहाँ लिखेंगे प्रमुख विशेषताएं। 28 वाला क्वेश्चन करा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, भारत में देशी रियासत के विलय में इनकी क्या भूमिका थी। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के पहले गृह मंत्री और उप मंत्री थे। इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। कौन सा पुरुष? लौह पुरुष कहता है। देखिए आंशिक में आ सकता है कि निम्न में से लौह पुरुष कौन कहा था, किसे कहा था है। लिखेंगे कि देशी रियासत के विलय में इनकी भूमिका क्या थी। लिखेंगे कि सरदार पटेल ने 562 देशी रियासत को भारतीय संघ में मिलाने की प्रमुख भूमिका निभाई है। उन्होंने कुशल राजनीतिक रणनीति, राजनैतिक वार्ता और स्वयं दबाव का प्रयोग कर रियासत में को भारत में शामिल किया। आगे है यहाँ पर कि प्रीवी पर्स से आप क्या समझते हैं, इसे कैसे समाप्त किया गया। तो लिखेंगे यहाँ पर कि प्रीवी पर्स वह आर्थिक भत्ता जो भारत सरकार देशी रियासतों और रचनाओं के को उनके विशेष अधिकार के विलय के बाद करती है। अब यहाँ पर देखिए इसका समाप्ति लिखेंगे कि इसे 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 26वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इसे समाप्त कर दिया। अगला देखिए यहाँ पर कहा है 30 वाला क्वेश्चन कि गठबंधन राजनीतिक पर एक निबंध लिखिए। लिखेंगे यहाँ पर गठबंधन राजनीतिक कि गठबंधन राजनीतिक वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। जब किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलती तब भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में अधिक प्रचलित हैं। इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। अब प्यारे बच्चों देखिए आपके यहाँ पर क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। लिखेंगे इसमें कि करा 31 वाला क्वेश्चन कि यूरोपीय संघ को शक्ति प्रणाली संगठन बनाने वाला किन्हीं 4 कारकों की व्याख्या कीजिए। तो लिखेंगे उसका उत्तर कि यूरोपीय संघ को शक्तिशाली संगठन बनाने वाले 4 प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। इसमें लिखेंगे प्यारे बच्चों पहला कारक लिखेंगे देखिए सामाजिक और आर्थिक एकता। देखिए आप जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखिएगा उसमें हेडिंग जरूर होना चाहिए, तो इस तरीके से आपको हेडिंग बनाकर लिखना होगा। लिखेंगे कि यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एकल बाजार बनाया। इसमें सदस्यों
इसमें सदस्यों देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और श्रमिकों की स्वतंत्रता आवाजाही सुनी गई। यूरो का प्रचलन आर्थिक स्थिरता और एकीकरण का प्रतीक है। यहाँ पर दूसरा इसमें लिखेंगे हेडिंग राजनीतिक और कूटनीतिक शक्ति। लिखेंगे एक EU एकजुट होकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात रखता है। यह एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर कर पर्यावरण, मानव अधिकार, व्यापार जैसे मुद्दों पर प्रभाव डालता है। अगला है यहाँ पर करा है कि सुरक्षा और रक्षा सहयोग। इसका हेडलाइन लिखेंगे EU ने आतंकवाद, साइबर अपराध और आप्रवासन वैसे मुद्दाओं पर सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त सुरक्षा नीतियाँ विकसित की। इसका उद्देश्य सदस्य देशों की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इसमें लास्ट हेडिंग बनाएगी इस क्वेश्चन में कि सदस्यों के बीच सहयोग बनाए। लिखेंगे कि आपसी विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए EU एक मंच प्रदान करता है। इसका संस्थागत ढांचा निर्णय में पारदर्शिता और लोकांतरित मूल्यों को बढ़ावा देता है। इस तरीके से आपसे को इसका आंसर का लिखना है। अगला देखिए यहाँ पर अथवा है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिखना है। अब देखिए अथवा में यहाँ पर इस तरीके से आप सभी को इसका आंसर दे देना है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर निष्कर्ष इस तरीके से सारे क्वेश्चन को लिखना है। प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरे बच्चों आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर प्यारे बच्चों आप सभी को इसको तैयार करके अपने बोर्ड एग्जाम में जरूर जाना है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस पेपर का PDF पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए। इस पेपर का मैं PDF वहाँ पर दे दिया हूँ। जाइए PDF डाउनलोड करके इस पेपर को आज ही हल करके जाइए और आज अपने नागरिक शास्त्र के पेपर में धमाल मचा कर आइए। तो प्यारे बच्चों, मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।